हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4U चैनल में। आज करते हैं हम अष्टफलकीय संकुलों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धातु आयनों के डी इलेक्ट्रॉन वितरण को। अष्टफलकीय संकुलों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धातु आयनों में डी इलेक्ट्रॉन वितरण। यह जो अष्टफलकीय संकुल है उनमें जो डी कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है उसको अध्ययन करते हैं आज। जो डी इलेक्ट्रॉन है, डी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उनका वितरण दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। दो प्रकार की ऊर्जा पर या ऊर्जाओं पर, दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। पहली कौन सी कह सकते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी डेल्टा नॉट। और दूसरा हम कह सकते हैं युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा यानी पी, पेयरिंग एनर्जी। और इसको नोट करें तो हम कह सकते हैं पाई से। इन दो ऊर्जाओं पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का वितरण निर्भर करता है। अब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है, इसको यदि हम परिभाषित कहें तो क्या कह सकते हैं? T2G व Ag कक्षकों में ऊर्जाओं, T2G और Ag कक्षकों में ऊर्जाओं के अंतर T2G व Ag जो कक्षक होते हैं उनमें जो ऊर्जाओं का जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा नॉट बोलते हैं। और युग्मन ऊर्जा क्या होगा? अब युग्मन ऊर्जा है वो किसे कहेंगे? यानी किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए, किसी कक्षक में युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी कोई भी कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? युग्मन ऊर्जा यानी पी यानी पेयरिंग एनर्जी। और इसको और किससे प्रेजेंट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया क्या? युग्मन ऊर्जा। और ये क्या हो गया? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अब देखते हैं कि डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है उसमें किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। अब यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है तब उस स्थिति में क्या होता है? अपने पास दो ऊर्जा हैं, एक तो क्या है? डेल्टा नॉट है और दूसरी क्या है? अपने पी से इंडिकेट कर दें या पाई से इंडिकेट कर दें, ये दो यानी युग्मन ऊर्जा है। अब
हम कहते हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, यानी जो धातु आयन की इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देता है, युग्मित कर देता है। इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी का मान क्या होता है, इस क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से कम होता है, इसलिए उनका क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, युग्मन प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, यानी अब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अपने पास ऊर्जाएं दो ही है, एक तो डेल्टा नॉट है और दूसरी कौन सी है, पी यानी पाई एनर्जी यानी युग्मन ऊर्जा है, ये है। अब इसमें क्या होता है, जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। इसका मतलब डेल्टा नॉट का मान क्या होता है, कम होता है, यानी युग्मन नहीं होता है। तो ये कंडीशन होती है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉनों का इसमें युग्मन होता है और इसमें युग्मन नहीं होता है। समझ में आई होगी बात। अब आगे करते हैं, जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक भरे जाते हैं तो उनमें किस प्रकार से उनके पाई का मान, यानी उनके लिए कह सकते हैं एन का मान कितना होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, तो वो देखते हैं। डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन कर दिया, और यहाँ पे कह सकते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, इसमें कह सकते हैं T2G और Eg कक्षक। T2G और Eg कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो n का मान, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण n+2, यानी म्यू बराबर कह सकते हैं, म्यू बराबर चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू बराबर √n+2, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें देखते हैं कि डी में प्रबल क्षेत्र लिगेंड की स्थिति में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो, तब उसमें n का मान, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या मतलब n क्या होगा, और म्यू का मान कितना होगा, और डी में कितना होगा। अब डी के अंदर क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड यानी दो कक्षक तो वही होंगे, एक तो T2G होगा और एक क्या होगा, Eg होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो किसमें भरा जाएगा, T2G में, T2G में भरा जाएगा, तो n का मान कितना होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, एक। अब एक है तो यहाँ पे n का मान एक लिखेंगे, तो म्यू का मान कितना आएगा अपने पास, 1 × 1 + 2, यानी इसका मान कितना आ गया अपने पास, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 1.73 बोर्न मैग्नेटॉन Bm हो गया, ये बोर्न मैग्नेटॉन। अब यदि डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, तो T2G में कितने भरे जाएंगे, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में क्या रहे, दो, और Eg में क्या भरे जाएंगे, 0 कह सकते हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं, 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई, 2, और म्यू का मान इसके अंदर लिखना है अपने को, n की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, n की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो 2 फिर मल्टीप्लाई 2 + 2, तो कितना आ जाएगा अपने पास मान, इसका कितना आ जाएगा, 2.82 बोर्न मैग्नेटॉन, 2.82 बोर्न मैग्नेटॉन। यदि D3 विन्यास हो, यानी डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 3, म्यू का मान 3 लिखेंगे वहां पे, तो कितना आ जाएगा, 3.87 बोर्न मैग्नेटॉन, 3.87 बोर्न मैग्नेटॉन।
यदि D4 विन्यास हो यानी D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो और अपने को प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, यानी नीचे है अपने क्या 1 2 3 3 कक्षक है, 2 ऊपर कक्षक है, तो पहले क्या होते हैं युग्मित होते हैं और उसके बाद ऊपर जाएंगे। इसका मतलब इसमें कितने रह जाएंगे T2G 4 और Eg में कितने रह जाएंगे 0। n का मान कितना आ गया 4 और म्यू का मान कितना हो गया अपने पास, म्यू का मान 4 है, तो म्यू का मान कितना आ जाएगा 4.89 बॉन्ड मैग्नेटॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से, सॉरी अयुग्मित, यानी इसके अंदर अपने कितने रह जाएंगे T2G में 4 हो गई, यानी इसका मतलब 2 ही रह गए अपने पास, कितने हो गए 2, तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2 में कितना होता है 2.82 बॉन्ड मैग्नेटॉन। D5 हो, D5 विन्यास में क्या आएगा T2G 5 Eg नॉट, इसका मतलब अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी 1 और 1 हो गई, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का मान, इसमें म्यू का मान कितना आ गया अपने पास 1.73 बॉन्ड मैग्नेटॉन, ये मान आ गया। अब अपने पास डी में कितने हो 6 इलेक्ट्रॉन हो, डी में कितने हो 6, तो ये देख लें आप। अब मैं D6 से D10 तक भरता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी में यदि 6 इलेक्ट्रॉन हो, डी में कितने हो 6 इलेक्ट्रॉन, तो T2G में कितने भरे जाएंगे 6 और Eg में कितने भरे जाएंगे 0, तो 2 2 4 2 6, यानी n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 0 होगा तो यहाँ पे भी कितना मान आ जाएगा 0। अब डी में कितने हो 7 इलेक्ट्रॉन हो, 7 हो तो कितने भरे जाएंगे T2G 6 और Eg 1, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ गई 1 आ गई, तो कितना मान आएगा 1.73 बॉन्ड मैग्नेटॉन। D8 विन्यास हो तो T2G में कितने होंगे 6 और Eg में कितने आ जाएंगे 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी 2, 2 होगी तो 2 का मान कितना होता है 2.82 बॉन्ड मैग्नेटॉन। और D9 हो तो D9 6 7 8 9, यानी इसमें कितने आ जाएंगे T2G में कितने आ जाएंगे 6 और Eg में कितने आ जाएंगे 3 और इसमें कितना आ जाएगा 1, और 1 का मान कितना होता है 1.73 बॉन्ड मैग्नेटॉन। अब D10 विन्यास में T2G कितने हो गए 6, Eg कितने हो जाएंगे 4, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 और 0 है तो म्यू का मान भी कितना आएगा 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी 10 है तो 6 इसमें रहेगा 4 इसमें रहेगा तो 0। तो ये क्या होगा प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में T2G में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, म्यू का मान इस प्रकार से आएगा। अब देखते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में प्रबल की जगह क्या होना है, अब दुर्बल हो तब T2G और Eg में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और किस प्रकार से म्यू का मान है वो देखते हैं। सिर्फ करना क्या है मेरे को प्रबल की जगह दुर्बल करना है, सिर्फ क्या कर दूं मैं दुर्बल कर दिया। अब दुर्बल स्थिति में डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो T2G में कितने भरे जाएंगे 1 और Eg में कितने भरा जाएंगे 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ गई 1 और म्यू का मान कितना आ गया 1.73 बॉन्ड मैग्नेटॉन Bm बॉन्ड मैग्नेटॉन। D2 हो तो T2G में कितने भरे जाएंगे 2 और Eg में कितने भरे जाएंगे 0, n का मान कितना हो गया 2 और म्यू का मान कितना हो रहा है 2 हो तो 2.82 बॉन्ड मैग्नेटॉन। D3 हो तो T2G 3 Eg 0, 3 म्यू का मान 3.87 बॉन्ड मैग्नेटॉन।
अब जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें तो चाहे पर्पल लिगेंड हो चाहे ध्रुवल लिगेंड हो, सेम पोजीशन रहती है। अब D4 की बात आती है। D4 में क्या होगा, T2G में कितने होंगे 3 और Eg में कितने होंगे 1। युग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ गई 4। 4 हो तो म्यू का मान कितना होता है 4.89 बॉन्ड मैग्नेटॉन, 4.89 बॉन्ड मैग्नेटॉन। और D5 हो तो T2G में कितने भरे जाएंगे 3 और Eg में कितने भरे जाएंगे 2। 3 और 2 5 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई 5 और म्यू का मान कितना आ गया अपने पास 5.91 बॉन्ड मैग्नेटॉन। ये सारे मान आप इस म्यू के अंदर यानी n की जगह मान लिख के इसका रूट निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 5.91 बॉन्ड मैग्नेटॉन। ये D5 तक का हो गया इस प्रकार से कि इसके अंदर n की संख्या इतनी होगी और म्यू का मान ये होगा। अब आगे देखते हैं D6 से D10 तक। अब यदि डी में कितने हो 6 इलेक्ट्रॉन हो, डी में कितने हो 6, तो T2G में कितने भरे जाएंगे T2G में 5 बढ़ती है, फिर इसमें कितने हैं छठा यानी इसमें Eg और ये है Eg में कितने 2 और इसमें कितने हो जाएंगे 4 हो गए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ जाएगी 4। 2 तो ये रह गए, यहाँ पे कितने थे 2 ये हो गए तो 4 और 4 होता है तो म्यू का मान कितना होता है 4.89 बॉन्ड मैग्नेटॉन। और D7 हो तो T2G इसमें कितने आ जाएंगे 5 और Eg 2। इसका मतलब n का मान कितना आ गया अपने पास 3 और म्यू का मान कितना आ जाएगा अपने पास 3 है तो 3.87 बॉन्ड मैग्नेटॉन Bm। और D8 हो तो T2G में कितने भरे जाएंगे 6 और Eg में कितने भरे जाएंगे 2। तो n का मान कितना आ गया 2 और म्यू का मान कितना आ गया अपने पास 2.82 बॉन्ड मैग्नेटॉन। और D9 हो तो T2G में कितने भरे जाएंगे 6 और Eg में कितने भरे जाएंगे 3। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी 1 और 1 होता है तो म्यू का मान होता है 1.73 बॉन्ड मैग्नेटॉन। अब D में 10 D10 विन्यास हो तो T2G में कितने भरे जाएंगे 6 और Eg में कितने भरे जाएंगे 4 और म्यू का मान कितना n का मान 0 और म्यू का मान भी कितना आ जाएगा 0। तो ये होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में जो डी कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं। अगला टॉपिक करते हैं हम स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी स्पेक्ट्रो रासायनिक सीरीज को हम क्या बोल सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल सकते हैं। अब स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी होती क्या है, अब स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी सीधा सीधा इसमें क्या करते हैं इस श्रेणी के अंदर देखा जाता है कि लिगेंड कौन सा कितना प्रबल है कौन सा लिगेंड वो दुर्बल है। यानी लिगेंडों को उनकी प्रबलता के क्रम में क्या किया गया है व्यवस्थित किया गया है। यानी सबसे कम प्रबल कौन सा होगा फिर ज्यादा सबसे ज्यादा प्रबल कौन सा होगा, यानी दुर्बलता से प्रबलता की ओर व्यवस्थित किया गया है। उन्हें व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होती है कि श्रेणी प्राप्त होती है जिसको हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं।
यानी विभिन्न प्रकार के लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिससे हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और जो श्रेणी है वो निम्न प्रकार से मैं लिख रहा हूँ, वो श्रेणी है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। अलग अलग किताबों में हो सकता है एक आधा लिगेंड ज्यादा जुड़ जाए या कम हो जाए, लेकिन ओवरऑल ये स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी होती है। ये क्या है कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी है। इसके अंदर यानी सबसे प्रबल कौन सा लिगेंड है, CO लिगेंड है। उससे कम NO2 माइनस है, उससे कम Cn माइनस है, En है, फिर NH3। इस प्रकार से इनकी प्रबलता क्या हो रही है, जैसे बैक साइड में जा रहे हैं तो वो क्या हो रही है, घट रही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे प्रबलता क्या होती जा रही है, बढ़ती है। यहाँ सबसे दुर्बल कौन सा है, I माइनस है। उससे प्रबल कौन सा है, Br माइनस। उससे HCN माइनस, फिर Cl माइनस, N3 माइनस, NO3 माइनस, F माइनस, OH माइनस, ऑक्सीलेट माइनस, S2 NCS माइनस, EDTA4 माइनस, H माइनस, NH3 EN CN माइनस। तो ये क्या है कि श्रेणी है, ये क्या है कि श्रेणी है, और इसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो ये स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी अपने को क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, जो प्रबल लिगेंड कौन सा है, दुर्बल लिगेंड कौन सा है, तो उनको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और अपने को पता रहता है कि ये लिगेंड है इसका मतलब प्रबल है, तो इसका मतलब क्या होगा, युग्मन होगा। और ये लिगेंड है इसका मतलब ये दुर्बल है, इसका मतलब इसमें युग्मन नहीं होगा। तो मोस्टली जो I से लेकर H2O तक है, I से लेकर H2O तक है, यहां तक हम क्या मानते हैं, दुर्बल मान लेते हैं लिगेंड्स को। क्या मान लेते हैं, दुर्बल लिगेंड्स। और इसके आगे वाला है, यहां से लेकर ये वाला कंप्लीट जो रहेगी उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रबल लिगेंड कहते हैं, प्रबल लिगेंड कहते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, वहां पे क्या है, H2O NH3 दुर्बल प्रबल दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। तो वो तो उस एट ए कंडीशन पर, एट ए पॉइंट जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल जो ये श्रेणी है उसमें ऊपर वालों को इतने यहाँ तक H2O तक क्या मानते हैं, दुर्बल लिगेंड, और उसके आगे वाले को क्या मानते हैं, प्रबल लिगेंड मानते हुए अपने काम करते हैं। तो आशा ये है कि आप लोगों को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी और डी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो समझ में आया होगा। और जिसको भी यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं इसको आगे वापस एक्सप्लेन कर सकूं। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।